चैप्टर 12 किया था हमने एटम, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 13 चैप्टर न्यूक्लियाई। एटम, इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा है कि एटम से रिलेटेड जो मॉडल्स थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का, बोहर्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उसके बाद एटम, रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी होगी थी न्यूक्लियस की। वहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ बताया गया था 10⁻⁻15 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट, कि एटम के सेंटर पे एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, मतलब टाइनी स्पेस होता है जहाँ पे होल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अब इस चैप्टर में हम इस न्यूक्लियस की स्टडी करने जा रहे हैं, जहाँ पे पाया जाएगा कि इसके अंदर एक और पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। और पूरी स्टडी इस न्यूक्लियस के ऊपर इस चैप्टर में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इसमें एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार, यहाँ से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये तो पुराना इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री वाला। यहाँ से फिजिक्स में जो बाइंडिंग एनर्जी, एक्चुअल में जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको जो बाउंड करके रखती है वो एनर्जी होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसका नेचर, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिविटी से आगे जितने भी 15 तक तुम्हें टॉपिक दिख रहे हैं, ये सीबीएसई में इस साल नहीं है, ठीक है, लेकिन जेई और नीट में है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। कौन कौन से, रेडियो एक्टिविटी से और यहाँ तक 15 तक सीबीएसई में नहीं है इस साल, और जेई और नीट में तो है ही है, वो तो उसमें से नहीं हटे, उसमें है। फिर 15 से हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेडियो अल्फ़ा डीके, बीटा डीके। वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होएगा, अदरवाइज डीके रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। न्यूक्लियर फ्यूज़न, फ्यूज़न चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, और लास्ट में इनमें डिफरेंस। सो स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एटॉमिक मास। तो बेसिक है ये इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री वाला। द यूनिट इन विच द एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मासेज आर मेजर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में एटम का मास नापा जाता है, और अब ये यूनिफाइड मास इसका सिंबल हो गया। पहले पूरा नाम था एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, अब सिर्फ यू लिखते हैं, मतलब वही है, यूनिफाइड मास, सिंबल चेंज हो गया। तो 1 एएमयू कार्बन का 1/12 पार्ट होता है। तो जब भी किसी चीज़ को मेज़र करते हैं ना, उसके लिए स्केल बनाते हैं। तो जब भी हम लेंथ मेज़र करते हैं तो हमने पहले स्केल बनाया होगा कि इतनी चीज़ को मिलीमीटर, ठीक है, उससे भी छोटी चीज़ को डेकामीटर, फिर मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर इतनी चीज़ को मिलीमीटर, फिर ये पूरा किलोमीटर। तो ये सब क्या चीज़ है, स्केल है, ये हमने खुद डिफाइन किया है कि इतनी चीज़ को हम इस नाम से या इस चीज़ से मेज़र करेंगे। सिमिलरली जब एटॉमिक मास को नापने की बारी आई, तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि कोई ऐसा एलिमेंट लिया जाएगा जो जर्नली जिसका मास वेरी नहीं करेगा, और कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, इसलिए इन्होंने कौन सा एलिमेंट उठाया, कार्बन। तो कार्बन के 12 इक्वल पीस किए, क्योंकि उसका नंबर क्या था, 12, तो उसके 12 इक्वल पीस किए, और एक पीस का जो वेट था उसको नाम दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। यानी अब स्केल तैयार हो गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनको इसी वेट के हिसाब से क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। समझिए, तो ये एक स्केल तैयार हो चुका है कि एक एएमयू किसके बराबर है, कार्बन के एक पीस के बराबर, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये एक पीस किसके बराबर है उसको समझने के लिए एवोगैड्रो नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि एक मोल में कितने एटम्स, तो कितने एटम्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23, 1 मोल में या 1 ग्राम में भी मान सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम, कार्बन 12 है, तो एक एटम का कितना होएगा, उससे डिवाइड कर दिया। 1 एएमयू 1/12 किसके बराबर है, कार्बन के एक एटम के बराबर, मतलब एक एटम का इतना मास है, तो इसको 1 एएमयू बोलते हैं। तो 1 एएमयू का यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया कि एक एएमयू
केजी की टर्म में कितना आने वाला है, केजी की टर्म में इसको सॉल्व करके ये जो सॉल्व करा 1, अब 12 से तो 12 कट जाएगा, इसको रेसिपल 1.66 इंटू 10 पर ये 24 ग्राम में है और 27 किस में है, केजी में, और ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन। वो ग्राम में और एक इसमें केजी में, तो 1 AMU को डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद AMU की टर्म में भी अपने को ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले 1 AMU को लिख लें फटाफट, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। फिर AMU के टर्म में इन सब के मास पता होने चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055, 1.00373 इसका प्रोटॉन का, 1.0086 यूनिफाइड मास, ये फिक्स्ड है इन केस ऑफ AMU। अगर मुझे इसको केजी में चेंज करना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दीज वैल्यूज आर फिक्स। वन AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। AMU के टर्म में सबसे हल्का वैसे भी इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का केजी के टर्म में मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 यू के टर्म में ये है। नाउ ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक प्रैक्टिकल यूनिट है, स्मॉल यूनिट भी है और प्रैक्टिकली हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही नापते हैं। इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है कि एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है तो जो भी आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। डेफिनेशन क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा और 1 वोल्ट से एक्सीलरेट होएगा, तो उसकी कितनी एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, when 1 electron accelerate with 1 volt। ये भी नोट करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं एक AMU की, तो मास की जगह अगर हम 1 AMU डालें और किलोग्राम में इतना डालें और C की वैल्यू है, तो आइंस्टाइन की एनर्जी की क्वेश्चन होती है E इक्वल्स टू mc², ये लिखना है E इक्वल्स टू mc² लिखिए और m की जगह डालो ये, c² की जगह डालो ये, आंसर आ गया जूल में इतना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 10⁶ को मेगा या मिलियन बोलते हैं, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में ये कितना आ जाएगा 1 AMU 931.15 अप्रॉक्सीमेट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था 1 AMU की वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जे चैडविक ऑब्जर्व करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास रफली प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। A free neutron is unstable and has a mean lifetime of this, इतना अनस्टेबल कंडीशन में वो इतने सेकंड तक रह सकता है, 1000 लाइफ टाइम।
तो एक ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज नहीं है लेकिन क्या है, मास है, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। तो अब न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल 2 पार्टिकल हो चुके हैं, एक हो चुका है प्रोटॉन और एक हो चुका है न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे ना, उसी को नाम दिया गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा हुआ है, ये फ्री स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल Na, एक सिंगल एलिमेंट, फ्री स्टेट का मतलब अभी कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट के अंदर कितने Z हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही है, तो Z प्रोटॉन के बराबर होएगा। और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 ही है, ठीक है। जितने प्रोटॉन है उतने ही 11। तो फ्री स्टेट में तो बराबर होते हैं, दो इक्वल, लेकिन हमने सिर्फ याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा Na पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पर नंबर तो अभी भी 11 ही लोग हैं ना, इसको समझ आई बात। तो Z हमेशा किसके टर्म में लिखा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की टर्म में नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो आ और जा सकते हैं, उनके नंबर्स वेरी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा एटॉमिक नंबर किसके टर्म में होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की टर्म में। अब आता है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को A से डिवाइड करेंगे और ये टोटल नंबर है, नंबर है ये, दिस इज नॉट मास। मास नंबर एक नंबर है, किस किस का नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, उनके मास का सम नहीं है, ध्यान रहे। ए से डिनोट करना है कितने नंबर प्रोटॉन के हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको ऐड कर दो न्यूट्रॉन के जितने प्रेजेंट हैं। किससे डिनोट करेंगे, ए से। अगर ए एटॉमिक नंबर है तो A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, देखो न्यूक्लियॉन्स किस किस का सम है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन होंगे और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, ये मान लो Z है और ये कितने होते हैं, A माइनस जेड, टोटल A होते हैं ना। तो अगर ये Z है तो ये कितने निकलेंगे, A में से माइनस कर लो। टोटल कितने नंबर होते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स के, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है, कंबाइंड नेम है इन दोनों का कंबाइंड नेम न्यूक्लियॉन है। किसका कंबाइंड नेम है, जो न्यूक्लियस के अंदर है। कौन से 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उनका अब कंबाइंड नाम है न्यूक्लियॉन। जब भी न्यूक्लियॉन बोलेगा तो ए की बात कर रहा है। व्हाट इज ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन Z है तो न्यूट्रॉन A माइनस जेड, अगर प्रोटॉन Z है तो न्यूट्रॉन क्या है, A माइनस जेड। सिंपल वही एग्जाम्पल, सोडियम का Z कितना है, 11, तो 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस जेड कर लो। A ऊपर वाला 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। दीज आर नंबर, इसीलिए इसको बोलते हैं मास नंबर। कार्बन में कितने प्रोटॉन, कितने इसमें, न्यूट्रॉन, इसमें माइनस करके देख लो तो न्यूट्रॉन ऐसे। तो जो ऊपर लिखा जा रहा है नंबर, ठीक है, उसको बोलते हैं मास नंबर, और जो नीचे लिखा जा रहा है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, ये पता था सबको, बेसिक चीज़ें। अब आता है न्यूक्लियर साइज, इसको लिखो। इसको लिखेंगे, बस इतना लिख लो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एलिमेंट लिखो ऐसे और फिर आगे लिख दो ए क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियन। मास ऑफ न्यूक्लियन को ही क्या बोलते हैं, मास नंबर। और A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और सॉरी नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, और Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस ये लिख लो, ये एलिमेंट लिख के 3 चीज़ें लिखो। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर साइज।
यहाँ से हम न्यूक्लियस का रेडियस निकालने वाले, साइज का मतलब रेडियस से ही है। तो जो भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है ये लिखना है, हेडिंग है न्यूक्लियर साइज, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो ए की पावर 1/3 हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आर नॉट लगाना है, और आर नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी। यही है वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस का रेडियस। तो 10⁻⁻15, और एक्सपेरिमेंटली भी यही प्रूफ हुआ था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। कितना आया था? नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर हाइड्रोजन का रेडियस, और अभी भी वही है ये। ठीक, तो ये लिखना है, यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इसके बाद ये, और आर नॉट की फिक्स वैल्यू वो। किस पे डिपेंड कर रहा है साइज? एटॉमिक, सॉरी मास नंबर पे। मास नंबर पे, मास नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ता जाएगा। अब आता है डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे मास नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, मास ओवर वॉल्यूम की बात हो रही है। कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट लगाना है, वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो एक न्यूक्लियस के अंदर, अभी अभी मैंने तुम्हें नंबर समझाए हैं, प्रोटॉन कितने हैं? Z, और न्यूट्रॉन कितने हैं? A-Z। न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? Z। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो एक प्रोटॉन का मास अगर mp है तो प्रोटॉन का टोटल मास कितना हो गया? ZmP। न्यूट्रॉन का मास अगर mn है तो टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया? A-Z इंटू mn। इन दोनों का ये दोनों में से अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, हमने पढ़ा था ना कि चैडविक ने क्या बोला, इन दोनों का मास अप्रॉक्सीमेट क्या है? सेम है। और इन दोनों के नंबर्स किसके बराबर है? ए के। तो अगर मैं ए को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो टोटल मास है। व्हाट इज ए? प्रोटॉन का नंबर्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर, और दोनों टोटल मिला के ए है ना, न्यूक्लियन इसी को तो कहते हैं। तो अगर दोनों के मास अप्रॉक्सीमेट इक्वल है तो अगर मैं इनको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मास कितना आ जाएगा? m इंटू ए। तो फाइनली हमारे पास मास आ गया m इंटू ए। सीधा फॉर्मूला लिखें डेंसिटी का यहाँ से, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। आर की जगह अभी अभी हमने प्रूफ किया था आर नॉट ए की पावर 1/3, यहाँ पे क्यूब है इसलिए ए का जो 1/3 वो कैंसिल हो गया। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। ये सारा का सारा कांस्टेंट है। इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सबकी डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। किसके बराबर होती है? मास इतना है, आर नॉट फिक्स है, और पाई की वैल्यू डाल दी, तो अप्रॉक्सीमेट जो मास डेंसिटी आती है वो आती है 2.29 इंटू 10⁻17। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। इसका मतलब हुआ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, सबके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। किस किस का रेशो सेम है? टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। यानी डेंसिटी क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। एटॉमिक अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन है चाहे 20 प्रोटॉन है तब भी क्या रहेगा?
सेम रेशो रहेगा। ये रेशो है, किसका रेशो है? ये टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये रेशो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, यानी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। बहुत बारी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं हमेशा। आइसोटोप्स के लिए एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। तो सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, बट उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम। हेडिंग डाल के सिर्फ एग्जांपल लिख लो। (1H1, 1H2, 1H3). और इन आइसोटोप्स के मास से ही एक्चुअल मास निकलता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि नियॉन के दो आइसोटोप्स है, एक का मास नंबर कितना है? 20, एक का मास नंबर कितना है? वो नियॉन बनाने के लिए किस रेशो में होते हैं? 9:1। मतलब 20 नियॉन, तो जिसका नंबर 20 है वो वाला नियॉन, जिसका नंबर 22 है वो वाला नियॉन, किस रेशो में कंबाइंड होंगे? 9:1। तभी नेट क्या बनेगा? नियॉन बनेगा। तो याद करो इसका एवरेज मास कैसे निकलेगा? ये 9th क्लास में करते थे ना। 20 इंटू इसका रेशो कितना है? 9। 22 वाले का रेशो कितना है? 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो। तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका नियॉन का मास आता है वो कितना आता है? 20.2 यू वही एटॉमिक मास यूनिट। आइसोबार ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार में इस बार एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है? सेम। और देखा जाए तो अलग अलग है। देखो ये नियॉन लिखा है या सोडियम लिखा है। तो आइसो बार दो अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के। बाकी प्रॉपर्टी भी अलग है। उधर मास नंबर अलग था, इधर मास नंबर क्या है? सेम। तो एग्जांपल लिख ले आइसोबार के। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार के एग्जांपल सोडियम और नियॉन। इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो बार हम किसी भी चीज़ का कहाँ लगाते हैं? बेस में या ऊपर? जैसे ये एक्स है तो एक्स बार कैसे लिखेंगे? तो बस ऐसे याद रखो, जिनके ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोबार। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम, यानी a माइनस जेड निकालना है। तो जैसे क्लोरीन है तो इसका a माइनस जेड करेंगे, 37 में से 17 20 आएगा, और 39 में से 19 इसका भी क्या आएगा? 20 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए ये दोनों क्या हुए? आइसोटोन्स हुए। अब यहाँ से ये सब इंट्रोडक्शन था जो तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि एक न्यूक्लियस है एटम के सबसे छोटी जगह पे, टाइनी कोर पे, जिस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वो मिला के ए है, जिसमें z प्रोटॉन है और a माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन है। ये दो पार्टिकल के अलावा जो मास है वो सारा का सारा इसी के अंदर कंसंट्रेट है और इवन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो मास, ये हमने पढ़ लिया है। इतनी सारी चीज़ें, इसीलिए डेंसिटी क्या है? सेम है। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, क्योंकि जो मास का और वॉल्यूम का रेशो है वो बराबर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया है।
ठीक, डेंसिटी सभी की सेम है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ही है। इन दोनों के कंबाइंड नाम भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियन। इनका कंबाइंड नाम क्या है? न्यूक्लियन। किन का कंबाइंड नाम? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिल के अब कंबाइंड नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? ए के बराबर, और ए को ही क्या बोलते हैं? मास नंबर। इसीलिए कह रहा हूँ सारा का सारा मास कहाँ है? सेंटर पे ही कंसंट्रेट है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल समझे। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से? ध्यान से देखो, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक ही प्रोटॉन तो होएगा नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन में ही है ना, 1H1, बाकी में तो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। तो किसी भी न्यूक्लियस में अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन है तो प्लस प्लस पे तो रिपल्शन फोर्स लगनी चाहिए, यानी ये वाला प्लस उस वाले प्लस को क्या करना चाहिए? रिपेल। चाहे वो जगह कितनी भी छोटी है वहाँ पे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए? रिपल्शन लगना चाहिए। पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ये प्लस प्लस चाहे 10 हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 20 है, चाहे जितने मर्जी हैं, ये सब प्लस के प्लस उस छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट है, मूव नहीं कर रहे हैं या फिर रिपेल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा होगा कि इनका रिपल्शन फोर्स कमज़ोर पड़ रहा होगा और कुछ ऐसा फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा जो इनको अट्रैक्ट करके रख रहा है। ठीक है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, वही एक्चुअल में एक न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, और उस फोर्स की वजह से जिस एनर्जी से ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। किसके बीच में लग रहा है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। कौन सा फोर्स इस एनर्जी को लगा रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। जिस एनर्जी से ये जकड़े रहेंगे उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस द एनर्जी विद विच, लिखा ना, देखो, विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। किसके बराबर ये एनर्जी होती है? अगर मैं इसका अमाउंट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे वर्क डन करना पड़े उतनी एनर्जी से बंधे हुए हैं। समझ आई बात? किसी को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, मतलब अगर पूछा है कि ये कितनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ब्रेक करने में वर्क डन निकाल लो, उतनी एनर्जी से जुड़े हैं, क्योंकि हमें उतनी एनर्जी चाहिए होगी ना उनको अलग करने के लिए। तो कितनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। तो किसके बराबर होता है ये? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि उसके बाद ये एक दूसरे को क्या ना करें, इंटरेक्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ये यहाँ से फिजिक्स का कंसेप्ट स्टार्ट, इससे पहले सब वो इंट्रोडक्शन था। टर्म आ गई है मास डिफेक्ट, डेल एम से डिनोट करना है। एक टोटल न्यूक्लियॉन्स है, जेड क्या है? तो इस न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मान लो एम पी मास है, और ए माइनस जेड क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक एम एन किसका मास है? अप्रॉक्सीमेट ये दोनों मास इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। एग्जैक्टली इक्वल होती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन जस्ट हैवी है किससे? प्रोटॉन से थोड़ा सा। यू में इसकी वैल्यू लिखी थी तुमने, ऊपर देखो क्या लिखी थी, प्रोटॉन की क्या लिखी थी बताओ? 0.0073 यू, और न्यूट्रॉन की क्या लिखी थी? 0.0086। ये 1 है और नीचे तो देखो कितना फर्क है, 0.0073 था वो, और ये कितना है? 0.00, मतलब पॉइंटों में भी चौथी डिजिट तक फर्क है। इसीलिए ये एग्जैक्टली बराबर नहीं है, और इस एग्जैक्टली बराबर ना होने की वजह से ये ये एनर्जी जनरेट हो रही है बेसिकली। अब मैंने इनको अलग अलग सम किया, ये किसका मास निकलेगा? जेड एम पी प्रोटॉन का, ए माइनस जेड इंटू एम एन किसका निकलेगा?
न्यूट्रॉन का। किसके अंदर है ये? अगर मैं इन दोनों के मास को न्यूक्लियस के मास में से माइनस कर दूं तो आंसर आएगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब यही है, ओवरऑल न्यूक्लियस का मास और इंडिविजुअली मास, जब हम इनको इंडिविजुअल सम करेंगे तो मास थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और एज कंपेयर टू ओवरऑल मास के, वो इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल मास करूँ फिर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो जो थोड़ा डिफरेंस है मास में, वही क्या है? और आइंस्टाइन का कहना है कि अगर मास है तो एनर्जी तो होगी। तो कितनी एनर्जी होगी? डेल एम सी स्क्वायर, यही है वो बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी ने इसको किसके क्या करके रखा हुआ है? बाइंड करके रखा। अब खुद सोचो, अगर ये मास का डिफरेंस ही ना होता तो फिर ये एनर्जी भी नहीं होती, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती तो फिर उनमें रिपल्शन फोर्स लगता। तो सारा खेल किसका है? इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कौन लगा रहा है? ये न्यूक्लियर फोर्स। इसको एज इट इज नोट करो ऐसे ही। तो दोबारा समझे इधर, और स्पेशली जिस बच्चे ने बोला था ना वो समझे। इस न्यूक्लियस का मास मैंने मान लिया कैपिटल एम है। सभी जितने भी मॉडल थे उस सब में बताया गया था कि होल मास कंसंट्रेट एट दी सेंटर, और वो इस न्यूक्लियस का मास हमने मान लिया कैपिटल एम। अब इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स ए है, जिनमें से z प्रोटॉन है और a माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन है। क्योंकि टोटल नंबर्स a है जिनमें से z प्रोटॉन है, तो बचे कितने? a माइनस जेड, वो न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि दो ही पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर। और इन पार्टिकल्स का कंबाइंड नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंबाइंड नाम है न्यूक्लियॉन्स। अब एक प्रोटॉन का मास mp है, तो इसको mp से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा, और इसको mn से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। इनको सम करेंगे, प्रोटॉन का मास सम ऑफ न्यूट्रॉन मास, टोटल मास निकलेगा। उसको अगर हमने किस में से माइनस कर दिया? टोटल मास जितना था, तो डिफर करेगा माइनर सा 0.000 समथिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस में थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जो भी मास वो निकलेगा 0 पॉइंट समथिंग, वो होएगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसी को बोलते हैं, डेल्टा एम। अब मास है तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टाइन की इक्वेशन लग जाएगी डेल एम सी स्क्वायर। यही वो एनर्जी है जिसने प्लस प्लस को पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा हुआ है, जबकि इनके बीच में क्या लग रहा है? वो लग रहा है, लेकिन ये वाली एनर्जी ज़्यादा है जिसने इसको मतलब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद ये लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू ZMP माइनस ए माइनस जेड, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस MN लिख रहे हैं, इंटू सी स्क्वायर। ये आंसर SI यूनिट में आएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डायरेक्ट इस मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931। ये हमने प्रूफ किया था पीछे, 1 AMU इक्वल्स टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.15 भी था, वो छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये दो फॉर्मूले भी लिखे, इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन मतलब ए से डिवाइड कर दो, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हेडिंग डालिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द न्यूक्लियस। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, ये हेडिंग है, और इस ग्राफ को एनालाइज करें। इस तरफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या बना लिया, मास नंबर, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी ध्यान से सुने, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो इस आयरन की आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 8.8 के आसपास आती है, ये 8.8 के आसपास आएगी इसकी अप्रॉक्सीमेट। सल्फर भी उसी रेंज में है, ऑक्सीजन 8 से जस्ट ऊपर, हीलियम 4 और 6 के बीच में, नाइट्रोजन भी कुछ ऐसे ही, ये कार्बन की है, ये ऑक्सीजन की है, ये लिथियम की है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, और ये आइसोटोप, ये दूसरा है 1H2 वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्सीमेट 2 से भी कम है। इसकी कितनी है, 2 और 4 के बीच में। 50 से इवन यहाँ से 32 से लेकर 32 से पहले जो भी नंबर्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम है। इसके बाद 8 से भी ऊपर चली गई है, जाते जाते बाइंडिंग एनर्जी फिर घटने लग गई। तो ग्राफ कैसे याद करना, देखो एक सीधी लाइन ऐसे बना लो, फिर 1 2 और ये 3 ऐसे बनेंगे, 1 2 और 3 n बनेंगे। और जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा ये एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक 150 पे तो फिर नीचे ही डाउन हो गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से सुनो, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी ना वो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल न्यूक्लियाई स्प्लिट नहीं होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्प्लिट। तो कोई भी एलिमेंट स्प्लिट नहीं होना चाहेगा, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक नहीं होना चाहता है। तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सब स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। तो जो लाइट न्यूक्लियस है जैसे 1H1 ये 1H3 वाले, तो ये कंबाइंड होंगे ताकि मिलके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बने और हम स्टेबल हो जाए। जैसे ये वाला मिलके देखो एक हैवी न्यूक्लियस, थोड़ी सी इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो 2 लाइट न्यूक्लियाई हैं, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, तो अब टोटल एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आई बात। बढ़ते वो ट्राई करते हैं कि हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेट 8 से ऊपर हो जाए, ताकि हम इस स्टेबिलिटी जोन में आ जाएं, इस वाले जोन में। ये सारा स्टेबल एलिमेंट्स का जोन है, ये बहुत कम ब्रेक होते हैं, मोर स्टेबल सबसे ज़्यादा वही आयरन। जो लाइट न्यूक्लियाई है वो जुड़ना चाहते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वहाँ लाई करने लग जाए और वो स्टेबल हो जाए। जो हैवी न्यूक्लियस है उनकी भी तो कम हो रही है, तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होना चाहते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर से 2 जो डॉटर न्यूक्लियाई निकलेंगी यहाँ लाई करने लग जाए और वो भी क्या हो जाए, स्टेबल। यही है फ्यूज़न और फिजन। ब्रेक होने को क्या बोलते हैं, फिजन। ये क्रिप्टॉन और बेरियम में ब्रेक हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन। लाइट न्यूक्लियाई आपस में एड अप होना चाहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों का पर्पस सेम है, क्या, स्टेबिलिटी लाना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में कंबाइंड होते हैं, फ्यूजन में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। हैवी वाले स्प्लिट होंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी है तो 2 छोटे बन जाएंगे, जो छोटे वाले हैं वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे हैवी। तो इस ग्राफ को बनाने के साथ साथ 4 पॉइंट लिखने होते हैं, जो मैंने तो समझाया है वही इस पॉइंट में अपने को लिखना होता है। पहला पॉइंट, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियाई 1H1 1H2 इनकी स्मॉल होती है, यही दिख रहा था ग्राफ में जहाँ से स्टार्ट हो रहा था ग्राफ। देयर आर शार्पली डिफाइंड पी कॉरस्पॉन्डिंग टू द 2He4 कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया,
ये सडनली इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 7-8 तक पहुंच गई थी। रिलेटिवली मोर स्टेबल दैन द अदर न्यूक्लियाई इन देयर नेबरहुड, तो जितनी एनर्जी उस रेंज में होगी वो ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है 30 से लेके 120 की रेंज है वो, ठीक है, 30 से लेके और 120 के बीच में क्या होंगे, ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी उनकी होगी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी होती है 8.5 के आसपास, और पीक वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम 8.8 किसकी है, आयरन की है। तो इसीलिए ये क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। एज द मास नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर ग्रेजुअली घटने लग जाती है। 140 के बाद यूरेनियम तक आते आते दोबारा क्या होगी थी, कम होने लगी थी, ग्रेजुअली फॉलिंग टू अबाउट 7.6 पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 238। हैंस द हैवी न्यूक्लियस आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, तो जो लाइट है वो भी लेस स्टेबल है, जो हैवी है वो भी कम स्टेबल है। तो एक बीच की रेंज है जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है 30 से लेके और 140 एटॉमिक नंबर के बीच में। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये 2 पॉइंट हम इसमें पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस में वही लिखना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। when we move from the heavy nuclei region to the middle region of the graph, there will be on an increment in the overall binding energy and hence the release of energy. This indicates that the energy can be released when a heavy nucleus 240 breaks into the roughly equal parts. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जब लाइट न्यूक्लियाई हैवी की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। इसका मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं या मिक्स हुए हैं हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है और ये 4 पॉइंट इसमें बताने हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।